तो इतना समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम करंट को कैसे मेजर करते हैं, सॉरी करंट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस से। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस को आप वेरी करा के करंट को भी वेरी करा सकते हैं। क्लियर है इतना? तो हम सब जानते हैं ना वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है, सब जानते हैं वायर में जो, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं जो मूव कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन वायर में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसी गैपिंग थोड़ी ना होती है, जैसी गैपिंग आपको यहाँ दिख रही है ऐसी गैपिंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है, कोई मार्जिन नहीं होता है। तो इतने ज़्यादा होते हैं तो ये जो मोशन है वो उतना फ्रीली नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे सिनेमा हॉल से आप बाहर निकलते हैं तो कितनी भीड़ होती है, तो आप कैसे मूव करते हैं, धक्के लग लग के आगे चलते हैं ना, पीछे वाला आपको धक्का दे रहा है, आप आगे वाले को धक्का दे रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करना। हाँ, जब आप बहुत भीड़ में हैं और मजबूर हैं, भीड़ जैसे चलेगी वैसे ही आपको चलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। कहीं ना कहीं हम लोग वाइब्रेट ही कर रहे होते हैं वहां पे, तो वो ड्रिफ्ट है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी वायर के अंदर ड्रिफ्ट करते रहते हैं, उनकी इस मोशन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डॉट डिटेल में हम लोग 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं और आयंस से भी कोलाइड करते हैं। ये है आयंस, देखो यहाँ दिख रहे हैं आपको आयंस, ये है ना आयंस, जो प्लस चार्ज दिख रहा है, ये आयंस है, इनसे भी कोलाइड करते हैं। इनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, लूज कर जाते हैं। तो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है। जितनी स्पीड से अगर आप टकराएंगे भी, पहले ही आप बहुत तेज नहीं चल पा रहे थे और उसमें भी टकराने लगे, तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो और स्लो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है वहां पे, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, जब वो आपस में टकरा रहे होते हैं या आयन से टकरा रहे होते हैं। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस हम लास्ट टर्म पे देख चुके हैं, दैट इज कोलिजन होता है, ठीक है। जितना कोलिजन ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। मोर कोलिजन मींस मोर अपोजिशन टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही ये अपोजिशन बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत आराम से फ्लो कर रहा है। अभी आप पानी की जो स्पीड है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब आप इसमें क्या कर दें, कुछ कंकड़ पत्थर और डाल दें तो क्या हो गया, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, पानी की स्लो मूव करने लगा। तो यही है, यही सेम कंडीशन जो है वो वहाँ पे भी होती है वायर में। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, ये अंदर जो पानी मूव कर रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कितना तेज कर रहा है। नीचे देखिए आप, नीचे कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से उसकी नीचे वाटर की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई है। तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट फ्लो को अपोज करती है। इतना क्लियर है सबको? एसआई यूनिट हम सब देख चुके हैं, ओम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो हमने आज समझी है, कि जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया कि हमारे घरों में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है करंट का, ये हमें समझ में आया कि कैसे एक पर्टिकुलर सॉकेट से उसमें सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ रहा है, फिर भी हम अलग अलग अमाउंट की करंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखा कि रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा हम कर पाते हैं। यूनिट क्या है पता है हमें, वोल्ट एम्पियर है, लेकिन ओम की वजह से, ओम भी इसकी यूनिट आती है निकल के, वोल्ट पर एम्पियर। तो ये साइन है इसका, ठीक है। अब बताइए, वुड रेजिस्टेंस चेंज इफ वी यूज डिफरेंट मटेरियल, लॉन्गर वायर, थिकर वायर, ये सब बताइए। तो हाँ बिल्कुल, हाँ तीनों के केस में चेंज होगी, है ना। क्लियर है हमें बिल्कुल अच्छे से, ये हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले आनी चाहिए थी तो बाद में आ गई है। अब ये बताइए इसका आंसर। नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है सुपर कंडक्टर बनाने की। सुपर कंडक्टर का मतलब ही यही है कि जो सुपर मतलब क्या होता है, ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो जिसमें अच्छा कंडक्टर वो होता है ना जिसमें रुकावट या रेजिस्टेंस बहुत कम हो, है ना। अब इसको अगर आप बहुत और कम करते चले जाएं तो वो कंडक्टर से क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा।
तो सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश हो रही है कि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सके, बिल्कुल जीरो पे ले आए हम, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में कर दें, ताकि जो ट्रांसमिशन में लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पावर हाउस से घर पे आती है या जहाँ पे जनरेट होती है वहाँ से पावर हाउस तक पहुँचती है, उस सब में ट्रांसमिशन में काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। आपने देख पढ़ा होगा ना 11,000 वोल्ट लाइन, पढ़ा है 33,000 वोल्ट लाइन। तो वो जो इतनी सारी वोल्ट, हमारे घर में तो 250 वोल्ट आता है मैक्सिमम, है ना, 240 हो गया चलो, तो उतना ही आता है। ये 1000, 11,000, 33,000, ठीक है, इतना बड़ी बड़ी जो वोल्टेज में लाइंस बिछी होती हैं दिख रहा है, वो वोल्टेज किस लिए? वो वोल्टेज इसलिए है कि हम वहाँ ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, ठीक है, लाइट बना ली आपने, प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, टरबाइन घुमा के चला के अच्छे से बना ली, बनाने के बाद अब आपको भेजना है, ये भी काम है एक, क्योंकि बहुत दूर बन रही है शहर से, तो भेजना है आपको। अब भेजना है पावर स्टेशन पे सबसे पहले, तो उसके लिए अब रास्ते में बहुत लंबे लंबे वायर्स बिछाए जाते हैं, ठीक है, वायर लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से जा रहे हो कहीं या गाड़ी से, देखे होंगे बहुत बड़े बड़े वायर इलेक्ट्रिसिटी के खेतों के अंदर से निकले हुए होते हैं, उन अजीब से वो बने होते हैं, टावर बने होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो वायर इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए होते हैं। तो अब वायर ले जाएंगे तो वायर तो भाई यहाँ पे कंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर लॉस तो होता ही है, बहुत सारा लॉस हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। तो लॉस की वजह से अब आपको बताया था कि वायर जितना लंबा होता चला जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, पढ़ा है ना अभी। रेजिस्टेंस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। तो वायर ऐसा तो होगा नहीं कि एक जगह पतला एक जगह मोटा, वो होगा तो एक ही यूनिफॉर्म लेंथ का। तो उसमें जितनी दूर आप ले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, उतना लेंथ बढ़ेगी, उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना करंट का लॉस हो जाएगा आपका। तो आप इलेक्ट्रिसिटी जितनी बनाएंगे आधी तो आपकी ले जाने में ही खराब हो जाएगी। तो उसके लिए ये किया जाता है कि उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो हाई वोल्टेज पे जो ट्रांसमिशन लॉस है वो अवॉइड किया जा सकता है, बहुत कम हो पाता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए भी एक रीज़न होता है कि हाई वोल्टेज पे उसको पहले स्टेप अप कर देते हैं, तो हाई वोल्टेज लाइंस पे वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद जब वो पहुंचती है कहाँ, पावर स्टेशन पे पहुंचती है, तो फिर वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है ताकि वो इतना हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जा सके, यानी नीचे लाया जा सके। फिर नीचे लाकर भी जहाँ जहाँ अलग अलग फैक्ट्रीज़ में भी तो अलग अलग वोल्टेज जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। घर में तो 240 से काम चल जाएगा, लेकिन उनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 1000 का चाहिए, 1500 चाहिए। तो वहाँ पे फिर जैसे जैसे डिजायर्ड अमाउंट जहाँ जहाँ भेजना होता है उतना उसको स्टेप डाउन करने के बाद वहाँ भेज देते हैं। उसके बाद फाइनली जब हाउस होल्ड्स में भेजना होता है तो उसको और नीचे करके 240 250 के अराउंड करके आपके घरों में भेज दिया जाता है। तो ये हमने नटशेल में आपको बताया है, डिटेल्ड प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये ट्रांसमिशन लॉस से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये जो सुपर कंडक्टर बनाया जा रहा है वो इसीलिए कि ऐसा अगर कंडक्टर मान लो प्रैक्टिकली आ गया, वैसे तो उसके लिए इतना कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बताया भी था आप लोगों को। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर आप सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं, इसका मतलब यू वांट टू लोअर डाउन द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर आप इतना कम करना पड़ता है सुपर कंडक्टर के लिए, जो कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग सुपर कंडक्टर्स को हर जगह यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहाँ वो सर्टेन टेम्परेचर अचीव हो सके। तो काफ़ी मुश्किल काम है, कोशिश हो रही है कि उसको ऐसे टेम्परेचर पे भी वर्क कराने की कोशिश की जाए जो नॉर्मल है, जो डे टू डे लाइफ में कराया जा सके। खैर, तो सुपर कंडक्टर है इसका आंसर, कि सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल पॉसिबल है जो कि अभी जिस पे काम चल रहा है। तो आज हमने क्या देखा, डिफरेंट एप्लीकेशन, अप्लायंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस देखा, कोलिजन की वजह से होती है। रेजिस्टेंस, बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि करंट को, फ्लो को अपोज करती है। SI यूनिट हमने देखा और उसका सिंबल देखा। क्लियर है इतनी बात सबको? बताइए, कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर रहे थे ना, कि रेजिस्टेंस, हर एक अप्लायंस की रेजिस्टेंस को हम अलग अलग रखते हैं, इसलिए हम अलग अलग अमाउंट की करंट ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं हम, है ना। अलग अलग वेरी कराना मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे जो डिवाइस आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। आप सबने देखा होगा, बुक में बनी होगी। रियोस्टेट क्या करता है? रेजिस्टेंस को वेरी कराने के लिए मैनुअली वेरी करा सकते हैं आप, कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेरी कराने का मतलब होता है कम करना, बढ़ाना, कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। ये इसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है,
ये इस तरह से की है समझ लीजिए, ये इधर उधर रोटेट हो सकती है, इसके ऊपर स्लाइड डाउन कर सकती है, आगे पीछे मूव करा सकते हैं आप इनको। इसको आप कनेक्ट कर देते हैं ऐसे बैटरी से, इसके दोनों एंड को इस तरह से, ठीक है। और ये ऊपर आके एक वायर ऐसे की से जुड़ा होता है, इस टाइप से चलती है, ठीक है। तो काम कैसे करती है? काम ऐसे करती है कि यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंसेस यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये सब मान लीजिए ये वायर है, सपोज करिए पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है और इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। अब आपकी करंट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो करंट तो इधर चलेगी, ध्यान से देखना, करंट ऐसे मूव करेगी, बोलो ऐसे मूव करेगी। अच्छा ऐसे मूव करेगी तो करंट इसके अंदर गई, इस वायर के अंदर गई, ऐसे मूव कर रही है। अब यहाँ पहुँचने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, इधर जा सकती है और ऊपर जा सकती है। भाई ऊपर से ऐसे भी तो रास्ता है, ये रेड वाले वायर से ऐसे निकल के इधर आ जाएगी, और एक रास्ता ये वाला भी है, ये वाला कि इधर से आके ऐसे भी नीचे आ सकती है। अब करंट के पास जब दो रास्ते होते हैं ना, तो करंट आसान रास्ता चुनती है। आसान मतलब जहां उसको आसानी हो, जैसे हम हैं, हमारे पास अगर दो रास्ते हैं तो एक रास्ता कंजस्टेड है, वहां ट्रैफिक ज़्यादा है वहां, और दूसरा रास्ता कंपैरेटिवली ईजी है, वहां ट्रैफिक कम है। क्या चूज़ करेंगे हम? जहां ट्रैफिक कम है। तो मान लेते हैं ये रास्ता, इधर वाला रास्ता ए है और ऊपर वाला बी है, तो कौन सा चूज़ करेगी? अरे यार ए पे ट्रैफिक ज़्यादा है बेटा, देखो कितना रेजिस्टेंस है। बी पे तो सिंपल है, तो वो चढ़ के बी से निकलने की कोशिश करेगी ना, इजी रास्ता चुनेगी जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है। तो अब देखिए यहाँ अगर वो बी वाला रास्ता चुनती है तो उसको सिर्फ पूरी जर्नी में सिर्फ इतना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। सपोज करो एल है इसकी वैल्यू, है ना, इतना ही, तो बाकी तो चढ़ गई वो, है ना। अब हम यहाँ पे वेरी कैसे करा सकते हैं कि अगर हम सपोज करो ये वाली जो की है इसको इधर मूव कराएं तो इस एल को भी और कम कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को और कम कर सकते हैं, है ना, उसको और छोटा पाथ मिलेगा। सपोज करो अगर हम इस की को इधर मूव कराते हैं इस साइड राइट डायरेक्शन में, तो हम इस पाथ को और बढ़ा देंगे कहीं ना कहीं, है ना। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो ऐसे हम इस रियोस्टेट का यूज करते हुए वायर में जो करंट के लिए रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ये देखो यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसे हम की से वेरी करा सकते हैं। तो जितना आप उधर ले जाएंगे उतना ये वाला एरिया बढ़ता चला जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और जितना इधर ला रहे हैं उतना रेजिस्टेंस कम हो रही है। ऊपर वाला पाथ स्मूथ है, वहां से निकल जाएगा वो, देखो ध्यान से। क्लियर है, ये यहीं से चढ़ जाएगा। आप आगे ले जाएंगे उसको तो उसको थोड़ा और आगे से चढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, फिर और आगे, फिर और आगे, तो ये रेजिस्टेंस और ज्यादा हो रही है ना उसके लिए। तो ऐसे हम रियोस्टेट को ऊपर से उसकी की है, उससे जॉयस्टिक है, उससे मूव कराते हैं। तो नीचे वाला लंबा भी है, नीचे वाला लंबा भी होगा तो वाला कॉइल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने कनेक्ट कर दिया की को, यहाँ वाइपर जो है उसको यहाँ पे ले आए, तो करंट क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे करते हुए यहीं से ऊपर चढ़ जाएगी और ऐसे मूव कर जाएगी। अब अगर आप इसको और आगे ले जाएंगे तो करंट को और ज़्यादा ये वाला पाथ कॉइल ऑफ वायर को ट्रेवल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना सबको कि कैसे वेरी कराते हैं हम? उसको आगे ले जाएंगे तो हम जो रेजिस्टिव पाथ है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मेनली जो रेजिस्टिव पाथ है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस वाइपर की मदद से, उसको मूव करा के। क्लियर है, समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है। हाँ, मतलब प्रिंसिपल यही होता है, प्रिंसिपल ये नहीं, वो वेरिएबल रेजिस्टर्स अलग अलग भी होते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू के भी होते हैं, है ना। ये तो एक मतलब एक अब डिवाइस से बताया जा रहा है आपको, वरना हम अब उसके अंदर हमें हर बार वेरी कराने की जरूरत थोड़ी ना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का अडाप्टर है, मोबाइल के अडाप्टर में हर बार वेरी नहीं कराना ना, फिक्स अमाउंट का रजिस्टर लगा दीजिए आप। आपको पता है ना कितना करंट हमको चाहिए, तो वहां पे फिक्स अमाउंट का रजिस्टर लगा देते हैं, वहां पे वेरिएबल रजिस्टर की जरूरत नहीं है ना। ऐसा तो होगा नहीं, कभी तुमको ज्यादा करंट चाहिए होगी मोबाइल के लिए, कभी कम चाहिए होगी, ऐसा नहीं होगा ना। फिक्स अमाउंट की करंट चाहिए तो आप फिक्स अमाउंट का रजिस्टर लगाएंगे वहां पे। क्लियर है, जब करंट को वेरी कराना होगा किसी सर्किट में, किसी डिवाइस में, तब आप वहां पे वेरिएबल रजिस्टर यूज करेंगे। क्लियर है, वैसे तो अभी माइंड में नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ, रेगुलेटर फैन का, सही है,
फैन का रेगुलेटर होता है, सबके घर में भी होगा, फैन में लगा होता है स्पीड बढ़ाने का, कम करने का। बाकी सारे अप्लायंसेज में तो फिक्स रजिस्टर काम कर जाएगा आपका। आपको फिक्स अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो आपने अलग अलग तरह के फिक्स रजिस्टर लगा रखे हैं और उसी से आपका काम चल जाता है। हम लोग एसी में टेंपरेचर बढ़ाएंगे सर, रेजिस्टेंस भी कम होता है, बढ़ता है टेंपरेचर बढ़ाने का मतलब करने में किसी टाइम एसी में सर कुछ ठंडा करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रिंसिपल सही है, प्रिंसिपल पकड़ लोगे तो हर जगह समझ में आएगा कि हाँ यहाँ कहीं ना कहीं यूज होगा उसका। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम कैसे यूज़ करते हैं। उसी को ये इस तरह भी आपके बुक में बना होगा, एक ये वाला भी बना होगा, है ना, ऐसे करके भी। तो इसमें भी वही चीज़ है, सेम प्रिंसिपल है। देखिए ध्यान से, यहाँ से लाइट जा रही है करंट, अब सोचिए करंट को ऐसे ऐसे मूव करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर ले चला जाएगा, है ना, आगे नहीं जाएगा, ये वाले पाथ को अवॉइड करेगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, वो यहाँ से मूव करता हुआ आराम से यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप इस जॉयस्टिक को और उधर बढ़ा देंगे, उधर कर देंगे, तो उसका रेजिस्टिव, हाँ रेजिस्टिव पाथ इंक्रीज हो गया, अब उसको और रेजिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं आप उसको, तो आपने क्या किया, आपने उसका रेजिस्टिव पाथ और बढ़ा दिया, अब उसको ये और मूव करना पड़ेगा, यहाँ से फिर चढ़ेगा ऊपर वो। क्लियर है? कहाँ पे नहीं, तो इतना रेजिस्टेंस तो फिर भी है ना एक्स्ट्रा, है देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है उसके कंपैरिजन में, कंपेयर करेगी ना करंट तो। अब सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या होते हैं, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या है, बस खाली आपको आइडिया देना ज़रूरी है कि हम सीरीज और पैरेलल सर्किट से मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था एमीटर को हम सीरीज में ऐड करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए आपको सीरीज़ और पैरेलल के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, और इस तरह से वायर आपको दे दिया जाए, तो आप बल्ब को कैसे लगा सकते हैं, दो बल्ब्स को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। तो एक तो ये तरीका ऐसे लगा दीजिए आप, है ना भाई, दोनों को एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे है क्या कि जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए कोई स्विच आप लगाते हैं, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे दोनों बल्ब जल जाएंगे ना एक साथ, दोनों एक साथ जलेंगे बल्ब। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक ये भी है, ऐसे लगा सकते हैं, बोलो बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ। तो ये दो तरीके हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट, जिसमें आपने इस तरह से लगाया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप स्विच लगाते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई स्विच लगाते हैं, तो क्या एक ही स्विच से दोनों जल जाएंगे, देखो ध्यान से, नहीं, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ तो करंट निकल जाएगा ना, हाँ, ये वाला ऊपर वाला जो ए वाला है वो तो जलेगा स्विच से, लेकिन ये बी वाला इस स्विच से काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से अगर आप एक को स्विच ऑफ भी कर दें तब भी दूसरा जलता रहे, इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट। ठीक है, पैरेलली काम करते रहें एक दूसरे के। सीरीज में क्या होगा, एक बंद हो गया दूसरा ही बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट का रास्ता वही है। करंट कैसे जाएगी, ये करंट इधर से जा रही है। अब सपोज करो ये फ्यूज हो जाते हैं, ये काम करना बंद कर गया, अब करंट आगे कैसे जाएगी, सर्किट ब्रेक हो गया। अरे सर्किट ब्रेक हो गया ना, अगर ये फ्यूज हो गए तो सर्किट ब्रेक हो गया, उनका जो फिलामेंट है टूट गया तो करंट आगे जा ही नहीं सकती, सर्किट को क्लोज होना पड़ेगा ना, तो क्लोज होगा तभी जाएगी। तो इनको भी सही से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तभी आगे करंट फ्लो करेगी, तभी ये जलेंगे। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं पैरेलल। देखिए पैरेलल को इस तरह से भी बना सकते हैं, एक तो ये तरीका था बनाने का, एक ये तरीका है बनाने का। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ तो आपको पता था ऐसे करंट निकली थी और करंट थोड़ी ऊपर चली गई, मान लो I1 करंट ऊपर चली गई, बाकी I2 करंट इधर निकल आई दूसरे के लिए। यहाँ पे क्या होगा, पूरी I करंट ऐसे निकलेगी, ऊपर जाएगी यहाँ तक। ठीक है, पूरी I करंट है। अब क्या होगा, I1 इसमें चली जाएगी और नीचे I2 चली जाएगी। अब ये I1 I2 वापस से यहाँ से होते हुए यहाँ फिर मर्ज करेंगी, और मर्ज करके क्या बन जाएंगी, फिर से I बन जाएंगी। I से ही तो टूटे थे, और फिर वो आकर पूरी यहाँ पे फिर से कंप्लीट हो जाएगा सर्किट आपका। तो ये पैरेलल सर्किट है जिसमें करंट ब्रेक हो जाती है, दो पार्ट्स में टूट जाती है। अब इसमें दो से ज़्यादा बल्ब भी लगा सकते थे आप। सपोज करिए यहाँ पे आपने एक और बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो एक और लगा देंगे तो करंट फिर उसमें अलग जाएगी, डिवाइड होके दूसरी करंट निकल जाएगी वहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ से। है घरों में तुम बताओ कि क्या एक कमरे की लाइट चली जाती है तो पूरे घर की चली जाती है? हाँ, तो कौन सा होगा, पैरेलल। हाँ, सीरीज होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो पैरेलल सर्किट होता है, सब जानते हैं। देखिए सीरीज सर्किट, सीरीज में एक बंद तो दूसरा बंद, अभी बताया था आपको। ठीक है, तो दूसरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सर्किट ओपन हो गया है, करंट फ्लो स्टॉप हो गया, रुक गया है। पैरेलल सर्किट में मान लीजिए एक ग्लो होना बंद हो गया, तब भी करंट के पास दूसरा रास्ता है, वो निकल जाएगी उधर से। क्लियर है?
तो सर्किट अभी भी सर्किट क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे सर्किट इज स्टिल क्लोज्ड। लेकिन सर जब करंट निकलेगी तो उधर सर आई निकलेगी कि सिर्फ आई निकलेगी सर? किसमें? अब डिवाइड नहीं, तो अब डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे तो करंट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो जाएगी क्यों वहाँ पे? तो उस पर डबल करंट चली जाएगी ना, तो वो फ्यूज नहीं हो जाएगा कौन सा? सर? एक बार जो फ्यूज, हाँ तो वो तो नहीं, तो वो तो आपको इस तरह लगाना पड़ेगा ना, रेटिंग के हिसाब से लगाना पड़ेगा, तो रेटिंग के हिसाब से लगाना पड़ेगा, डिसाइड करके लगाना पड़ेगा। मतलब ये बेवकूफ़ी करेंगे अगर तब तो फ्यूज़ हो ही जाएंगे, तो आपको पता ही होगा ना पहले से लगाने से। तो कौन से सर्किट होता है घर पे? पैरेलल होता है, जैसे कि अभी हमने देखा। हाँ तो एक डिवाइस अगर फेल हो जाती है तो सीरीज में सारी चीज़ें रुक जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड अदर डिवाइसेस फिर भी काम करती रहती हैं, ठीक है। तो करंट फ्लो के बारे में हमने देखा, सीरीज सर्किट में देख लिया। देखिए कैसे होता है करंट फ्लो सीरीज सर्किट में। सेम करंट है, आई करंट, दोनों में सेम आई करंट फ्लो होगी। यानी यहां से समझ में आया कि सीरीज में करंट कैसी रहती है, सेम रहती है, अनडिवाइडेड। कैसी रहती है? अनडिवाइडेड। हाँ ध्यान रखना, सीरीज में करंट अनडिवाइडेड रहती है, तो सारी डिवाइसेस सेम करंट लेती हैं, ठीक है। पैरेलल में देखिए करंट निकली, ये देखिए क्या होगा यहाँ से, अब स्प्लिट होगी, दो स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये देखिए दो स्ट्रीम में स्प्लिट हो गई और वापस से फिर रिकम्बाइन हो जाएगी यहाँ पे आके, ठीक है, और फिर से आई करंट यहाँ पे चली आएगी। तो आप बताएंगे कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है, क्लियर है, I1 I2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट किस में डिवाइड होती है, किस में नहीं डिवाइड होती है। हाँ हमने आपको क्या बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जो प्रेशर है वो दोनों में सेम रहेगा। प्रेशर को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? वोल्टेज। वोल्टेज क्या रहेगा? पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सबके लिए सेम रहता है। जितने भी अप्लायंसेस लगे रहते हैं वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। ऐसे हमारे घर में भी तो होता है भाई, हमारे घर में पैरेलल सर्किट यूज होता है, तो क्या ऐसा होता है कि एक कमरे में वोल्टेज बहुत अच्छा आ रहा है, सारे अप्लायंसेस अच्छे से काम कर रहे हैं, दूसरे कमरे में सही से काम नहीं कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हाँ तो वोल्टेज सेम, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सेम आता है, प्रेशर सेम रहता है, दोनों ही कमरों में प्रेशर सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो वोल्टेज पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इन पैरेलल, ठीक है, वो बराबर रहता है। वो वही वोल्टेज होगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा। मतलब क्या है, मान लीजिए बैटरी लगी हुई है आपकी 9 वोल्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है? यहाँ भी 9 वोल्ट है और यहाँ पे भी 9 वोल्ट का वोल्टेज है, हाँ सेम रहेगा। सीरीज में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, दोनों वोल्टेज V1 प्लस V2 में, जब मान लीजिए इसका वोल्टेज V है तो इसका V1 प्लस V1 V2 हो जाएगा, इसको V1 मिल जाएगा, इसको V2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग रहता है, यानी यहाँ पे A और B के बीच में वोल्टेज V1 रहेगा, B और C के बीच में अलग डिवाइस लगी हुई है तो वोल्टेज अलग रहेगा। V1 V2 का मतलब अलग अलग वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सीरीज है, सीरीज में V1 V2 V3 वोल्टेज अलग अलग हो गया है। तो आप कैसे याद रखेंगे, सीरीज में वोल्टेज अलग होता है, करंट सेम होती है, और पैरेलल में करंट अलग अलग होती है और वोल्टेज सेम होता है। हाँ बस यही चीज ध्यान रखने के लिए है, क्लियर। इक्वल भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस भी आती है ना वहाँ पे। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है तो फिर वो रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करता है, तो डिपेंड करता है कैसे कैसे डिवाइड होगा, बताएंगे, उसका भी तरीका है जानने का। देखिए तो ये हम बता चुके हैं आपको। ये देखिए करंट यहाँ से निकली, करंट तो सेम जाएगी, है ना, हमें पता है सीरीज में करंट नहीं बदलती है, करंट सेम जाएगी, सेम करंट सीरीज में, डिफरेंट वोल्टेज V1 V2, क्लियर है। पैरेलल में आ जाइए, पैरेलल में हमें पता है करंट डिवाइड हो जाती है I1 I2 में, देखिए यहाँ पे आपके सामने ही बना हुआ है। तो हम क्या कैसे समझेंगे, सेम वोल्टेज होता है पैरेलल में और डिफरेंट करंट होती है पैरेलल सर्किट में, क्लियर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है नहीं, देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप मान लीजिए सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप सर्किट को, आपके पास जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने अप्लायंसेस देखे थे ना अलग अलग,
तो उसमें किसी में हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए। तो आप जो रजिस्टर होते हैं अलग अलग, उनको कैसे अरेंज करिए, दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, सीरीज में अरेंज कर सकते हैं और पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं। अरे भाई जो बल्ब था ये भी तो एक तरह का रजिस्टर ही था भाई, रोकता है ना करंट को यूज करता है। लोड भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, तो उसको भी तो हमने दो तरह से लगाया था, सीरीज में अलग तरह से लगा था, पैरेलल में अलग तरह से लगा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो आप उनको सीरीज में लगाइए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लगाइए सीरीज में, ठीक है, एक ही वायर से कनेक्टेड होने चाहिए। तो अगर आप इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए दो लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि जो इफेक्ट ये दो रेजिस्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सर्किट में, वो एक सिंगल रेजिस्टर प्रोड्यूस कर दे, तो आपको उसका इक्विवेलेंट उसके जगह पे लगा देना है। मतलब ऐसा रेजिस्टर जो पावर में इन दोनों से बराबर हो, बल्कि और किसमें छोटा हो, साइज में उससे छोटा हो। मतलब जगह बहुत ले रहा है ना, ये देखो ये जगह ले रहे हैं ना दोनों। आप चाहते हैं कि एक इतना बड़ा मिल जाए कोई जो इन्हीं के बराबर पावरफुल हो और जगह कम ले, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए सीरीज में दो आपके R1 R2 लगे हुए थे, ठीक है। अब आप उसकी जगह पे एक सिंगल लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि इसकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी है, ताकि हम फिर उसी स्ट्रेंथ का दूसरा रजिस्टर मार्केट से जाके परचेस करें। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का देखिए क्या तरीका है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। अगर ये सीरीज में लगे हैं तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, आपको पता चल जाएगा। तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों की, और उतने रेजिस्टेंस का कोई एक रजिस्टर आप अगर मार्केट से ले आए तो वो उसकी जगह पे वही काम करेगा जो वो दोनों कर रहे थे। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो सीरीज में अगर लगाना है तो आप से सिंपल ऐड कर दीजिए। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको सीरीज में 4-5 रजिस्टर लगे हुए हैं, आपसे कह रहा है बताओ इसकी जगह अगर हम सिंगल लगाते तो कितनी पावर का लगाते, कितना होता रेजिस्टेंस उसका, तो आप ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड करके बता देंगे 5 लगे हैं, पांचों को ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। क्लियर है? हाँ। अब देखिए हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस भी करते हैं ना, कुछ अप्लायंसेस में हमें रेजिस्टेंस कम भी चाहिए होती है। तो अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए हमको तो उसके लिए हम क्या करें, मल्टीपल रेजिस्टर लगाकर भी हम रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टर है, ये एक ओम का है, दूसरा भी 1 ओम का है, तीसरा भी 1 ओम का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, अगर इनको सीरीज में लगाएंगे तो ये कितना दे देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 ओम। अरे ऐड हो जाते हैं ना सीरीज में, भी पीछे बताया था, सीरीज में ऐड हो जाते हैं, 3 ओम दे देंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि आप इनको ऐसे लगाइए कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले हमको, इनको इस तरह अरेंज करिए कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो फिर उनको अरेंज करने का दूसरा तरीका है पैरेलल कनेक्शन। आप इनको पैरेलल में लगाइए, सीरीज में लगाएंगे तब तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी, आप पैरेलल में लगाइए, ठीक है। पैरेलल हमको पता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पैरेलल सर्किट है आपके सामने ये, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लेते हैं पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम रहता है, सब में वोल्टेज सेम रहेगा। ये मान लेते हैं इसकी R1 है रेजिस्टेंस, इसकी R2 है। तो पैरेलल में आप जब लगाते हैं तो इसका इक्विवेलेंट जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। पैरेलल में इक्विवेलेंट इफेक्ट कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल में आपको पता है करंट डिवाइड हो जाती है ना, करंट आती है, कैसे डिवाइड हो जाएगी, एक रजिस्टर में कुछ करंट जाएगी यहाँ से, दूसरे में कुछ करंट जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल में करंट हो जाती है डिवाइड, और रजिस्टर्स जो लगे होते हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से भी कम हो जाता है। देखिए I1 प्लस I2 आपको पता है तो करंट होगी, ठीक है, क्लियर है कि I होती है यहाँ पे करंट, ये सब हम अभी देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये तो यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, हम अलग से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं R1 R2, आपको इसको हटा के सिंगल लगाना है, ठीक है, सिंगल रजिस्टर लगाना है। लेकिन आपको उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी, है ना। जैसे सीरीज में पता किया था हमने कि इन दोनों की जगह पे हम सिंगल रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ पता चले, कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी है। तो पैरेलल में जब ये लगे होते हैं तो इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ हम डायरेक्ट, हाँ, ऐसे नहीं निकालते हैं। देखो ये वाला सीरीज का है, हम ऐसे नहीं निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं, R1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 से निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए कम हो जाती है इक्विवेलेंट, क्योंकि आप उसको पहले ही 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो और कम हो गया वो, फिर उसको ऐड करेंगे तो वो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो सिंगल रेजिस्टर से भी छोटी आती है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 ओम का लगा है एक, यहाँ पे भी 1 ओम का लगा है। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो 1 से भी छोटी आएगी। कैसे आएगी, निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/1 कितना आ गया,
ये आ गया 1/R=2 हो गया, है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/2। 1/2 क्या होता है 0.5। देखो 1 से भी छोटी आई, 1 से भी छोटी आई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको कई सारे रेजिस्टर की कम करनी है तो उनको कैसे लगाएंगे, सीरीज में या पैरेलल? पैरेलल में लगाएंगे। और अगर आपको बढ़ानी है कलेक्टिव रेजिस्टेंस तो आप उसको सीरीज में लगा दीजिए। हाँ बस ठीक है, यहाँ पे इतना ही समझना है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी आपके काम की नहीं है, उसको हम लोग पढ़ेंगे 10th में अच्छे से। तो अभी जो समझना था वो हमने समझा दिया, बाकी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी तो अभी उसको छोड़ते हैं और उसकी जगह पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। इलेक्ट्रिक पावर। देखिए आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे बल्ब है, बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपको इसके अंदर है वो उससे आपको क्या मिलता है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। बल्ब तो हीटिंग इफेक्ट भी देता है ना, उसके पास हाथ ले जाइए तो वो हल्का सा जलने भी लगता है आसपास, और बाकी लाइट तो मिलती ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसको मिल रही है बल्ब को, वो दो एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहा है। एक तो आपको लाइट भी दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, हीट भी देता है वो, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट होता है। तो वो हीटिंग इफेक्ट कहाँ से आया, वो आता है आपका ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कोई भी अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में भी कुछ ना कुछ अमाउंट उसका कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, कितना होता है, वो ये फॉर्मूला बताता है कि वो H=I²RT, यानी वो करंट अगर आप बढ़ा देंगे तो भी हीटिंग इफेक्ट बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेंगे, है ना। कोलिजन बढ़ेंगे तो हीट होगा, हीटअप होगा। इसी तरह से अगर आप क्या बढ़ा देते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए आप करंट प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो आपने देखा होगा ना, जो मोटर होता है पानी जो खींचता है उसको बहुत देर तक के लिए चला के छोड़ दो, ठीक है, या आप कोई भी अप्लायंस को ज़्यादा देर तक के लिए लगाओ तो वो हीट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो टाइम बढ़ा देंगे, आप ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहे हैं तब भी उसके अंदर हीटिंग क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए दो बल्ब हैं आपके सामने, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे मान लेते हैं, इसको मानते हैं ये 1 ओम है और इसको मानते हैं 10 ओम है, ठीक है। ये 10 ओम का है, ये 1 ओम का है, ठीक है। इन दोनों में जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसको सुनो ध्यान से, वो 200 जूल की है, सपोज करते हैं। ये भी हमें लगता नहीं चलेगा, हाँ 200 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है दोनों में, ठीक है। बताओ दोनों की पावर सेम होगी क्या, पावर मतलब ब्राइटनेस? क्यों? ये कैसे पता, कैसे पता भाई? हीट तो सेम है दोनों की, 200 जूल 200 200 जूल हीट है दोनों के पास, ध्यान रखना। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा? दोनों सेम होंगे क्या, सेम ब्राइटनेस पे होंगे क्या दोनों? दोनों की हीट अगर सेम है तो क्या दोनों की ब्राइटनेस भी सेम होगी, ये बताना है। नहीं होगी। देखो हीट प्रोड्यूस अभी हमने बताया दोनों में कितना है, 200 जूल है, यहाँ पे भी 200 जूल है हीट। अच्छा हीट प्रोड्यूस सेम है तो सेम हीट सेम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगी, बोलो? नहीं करेगी। चलो अच्छा नहीं करेगी मान लेते हैं, क्यों नहीं करेगी अब ये देखते हैं। हीट किसी एक डिवाइस में जो प्रोड्यूस होती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है, I²RT, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। I²RT, जैसे ये पहला बल्ब है, पहले बल्ब में मान लेते हैं इसका जो आपका करंट है वो 1 एम्पियर की है, ठीक है, और रेजिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम का है, और टाइम मान लेते हैं इसका 2 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए टाइम लगा। तो बताइए हीट कितनी आएगी, हीट कितनी आ गई? देखो 200 आ गई। हाँ अब देखिए दूसरा बल्ब ले लेते हैं, दूसरा बल्ब लेते हैं, सेकंड बल्ब है, उसका जो करंट है वो 10 एम्पियर का है। ध्यान से सुनो, करंट अलग, रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का है, ठीक है। दूसरा देखिए टाइम उसका है आपका 2 सेकंड, बताइए हीट कितनी आएगी? 200 जूल, इसका है ना 200 जूल। इसका मतलब दो बल्ब में अगर हीट सेम आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी करंट भी सेम होगी, उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, उसको सेम टाइम के लिए चलाया गया होगा, है ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उससे आ जाएगा। तो कभी भी सेम हीट प्रोड्यूस करने वाले दो बल्ब या दो अप्लायंसेस सेम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दोनों बल्ब डिफरेंट है, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है ना। चलो पता करते हैं,
तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, पावर का मतलब क्या होता है? पावर हमें पता करना है एक्चुअली में। पावर का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी जा रही है वो उसको कितना तेजी से कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, कन्वर्जन कितना तेज हो रहा है, 6 बज गया, कन्वर्जन कितना तेज हो रहा है, यही मतलब होता है ना पावर का। तो कन्वर्जन जिसमें, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पावर समझो पहले कन्वर्जन कितना तेज हो रहा है। दो अप्लायंसेज में से जो तेज कन्वर्ट कर लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में भी करेगा, तो तेज जो कन्वर्ट कर रहा है उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। तो कन्वर्जन तेज होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम जिसका ज्यादा है, जो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये देखिए, टाइम को कम करो, डिनोमिनेटर कम करो और एनर्जी बढ़ाओ तो पावर बढ़ेगा, बोलो, ब्राइटनेस बढ़ेगा। डिनोमिनेटर कम करिए, न्यूमरेटर बढ़ाइए, पावर बढ़ जाएगा। तो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ई एनर्जी क्या है? एनर्जी वही हीट, आई स्क्वायर आर टी से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से पावर का ये फॉर्मूला बन गया आके आपके पास, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो इससे आप पता करते हैं कि दो अप्लायंसेज में, अलग अलग अप्लायंसेज हैं और दोनों में आपकी पावर दोनों की कैसे अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले और भी बन सकते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, I को ब्रेक करिए, I को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर क्या होता है? ओम्स लॉ होता है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो P इज इक्वल टू क्या बन गया? P बन गया VI। ये देखिए, ये I ये वाला और V ये वाला। P इज इक्वल टू VI एक और फॉर्मूला बन गया इसका पावर का। तो पावर के और भी फॉर्मूले पॉसिबल हैं। ठीक है, VI आई स्क्वायर आर। एक और होता है ओम्स लॉ से I की जगह पे V अपॉन आर रख दीजिए। तो वो जैसा जैसा हमें नीड होती है न्यूमेरिकल में वैसे हम बना लेते हैं। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं इसके, आसानी से आप उससे निकाल सकते हैं। अब तीनों में अलग अलग चीज़ होती हैं। इसका जो आपका SI यूनिट आता है वो आता है इसके बेसिक फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू VI से निकाल सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर, जिसको हम वॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। जैसे देखिए 10 वॉट का बल्ब है, ये आपका 5 वॉट का है, ये 1 वॉट का है, ये किसका है? 20 वॉट का है। सबकी ब्राइटनेस अलग अलग होगी, सेम होगी? बताइए। अरे अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी, सही बात है। तो वॉट का मतलब क्या है? P इज इक्वल टू E अपॉन टी, यानी एनर्जी, एनर्जी को जूल में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, यानी जूल पर सेकंड, कितना एनर्जी कितने सेकंड में कंज्यूम हो रही है उसको हम बोलते हैं वॉट। ठीक है, पावर आप इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी पर सेकेंड इन कंज्यूम्ड वो भी इंक्रीज करेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट ले रहा है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या आ गई? 10 वॉट आ गई। क्लियर है। दूसरा बल्ब है, दूसरा बल्ब मान लेते हैं 10 एम्पियर की करंट ले रहा है और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो पावर कितनी आ गई? 100 वॉट आ गई, है ना। तो इसने क्या किया है, 1 एम्पियर की करंट ली, 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो पावर 10 वॉट निकल के आया। यहीं पे हमने 10 एम्पियर की करंट ले रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम कर दिया। अगर हमने रेजिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, करंट को साइमल्टेनियसली बढ़ा रहे हैं, तो जो वो है, दोनों बल्ब में से कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा, ये बताओ पहले। ठीक है, यानी जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। क्लियर है। ठीक है, पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्या बोलो? यहां से ऐसा लग रहा है, पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्या बोलो? हाँ, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड है ना। हाँ, लेकिन आइए एक और फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। इस फॉर्मूले में तो पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, देखो डायरेक्टली रिलेटेड है ना। हाँ सर, दोनों अलग-अलग सर्किट टाइप्स के लिए हैं। हाँ, देखिए ध्यान से क्या है, कैसे समझते हैं, ध्यान से सुनो। एक पावर का फॉर्मूला ही होता है ना, V स्क्वायर अपॉन आर, है ना। जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वाला सिनेरियो बनेगा। ध्यान से देखो, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो जो P है वो इन्वर्सली रिलेटेड है ना R के। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें क्या कांस्टेंट होगा? I। जब I कांस्टेंट हुआ तो फिर P डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा रेजिस्टेंस के। क्लियर है। तो फॉर्मूले अलग अलग हैं, उसमें हमें कांस्टेंट को पकड़ना होता है, किसको कब कांस्टेंट मानना है, तब उनके बीच का रिलेशन डिफाइन करेंगे हम। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ पे ये इंप्लाई कर रहा है कि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, तब ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन की हम बात करें तो उसमें I कांस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, तो बस मैं एंड कर रहा हूँ, रिकैप करते हैं।
ठीक है। क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि दो डिवाइसेस को कंपेयर करना है कि उनके अंदर एनर्जी पर यूनिट टाइम या पावर का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अ डिवाइस। एसआई यूनिट क्या है, वॉट है। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने देखे, इनको ध्यान रखना है आपको, अरे फॉर्मूले को। ठीक है, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में हमने देखा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जहाँ I कांस्टेंट होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब V कांस्टेंट होगा। कमर्शियल यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे अगर टाइम मिलता है तो, अदरवाइज़ आपका सिलेबस में जितना था उससे ज़्यादा चीज़ें आपको करा दी गई हैं इलेक्ट्रिसिटी में। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ने के लिए हैं, लेकिन उनके लिए आप वेट करिए। 10th में हम लोग अगर मिलेंगे तो 10th में बहुत अच्छी जर्नी हम आपको कराएंगे। 12th की भी काफ़ी जर्नी उसमें हो जाएगी आपकी, और काफ़ी मज़ा आएगा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में। अभी भी आपका काफ़ी अच्छा बेस बन गया होगा। ठीक है, चलिए।